बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही के हवाले से। उनके दो अहम केसेस पर समाअत हुई है, जबकि एहतसाब अदालत में जो बड़ा रिलीफ दिया गया है बुशरा बेगम के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये मामला अब किस तरफ जाने लगा है। चूँकि जज जो अबू हसनात ज़ुल्करनैन हैं, वो जहाँ साइफ़र केस में इमरान खान के जज हैं, वहीं पे वो दहशतगर्दी के भी तमाम मुकदमात में, वो मुकदमात जिनमें पहले ज़मानतें हो चुकी हैं और उसमें ट्रायल शुरू हो गया है, उसमें भी वही जज हैं। और जिनमें ज़मानतों के केसेस हैं 3 दहशतगर्दी के मुकदमात में, उसमें भी वही अबू हसनात ज़ुल्करनैन साहब जज हैं। तो इस वजह से अब ये मामला किस तरफ जाने लगा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बेगम के हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी बुशरा बेगम की जानिब से अपने ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब करने के हवाले से। चूँकि आए रोज़ एंटी करप्शन मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और फिर जो साबिक खावन थे बुशरा बेगम के, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, तो ख़दशा था कि किसी मुकदमे में अब उन्होंने नाम दे देना है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। आपने देखा कि जो लाहौर में एक बड़ा सियासी ख़ानदान है, हाल ही में उनके बेटे की शादी हुई थी और अब वो डाइवोर्स हो गई है। तो ये चूँकि ज़ाती प्राइवेट लाइफ है, हर किसी का है और हर किसी का एक अपना मामला होता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ख़ानदान जिसके ऊपर आज हम बोलना भी पसंद नहीं करते कि वो एक प्राइवेट मामला है और वो जाने और उनका मामला जाने, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की साबिक अहलिया से किताबें लिखवाईं और उनका प्रचार किया, जिन्होंने इमरान खान के निकाह से मुतल्लिक वफाकी शरई अदालत तक मामलात गए और यहाँ पर इस्लामाबाद की अदालत में उसको गैर शरई निकाह का नाम दिया हुआ है और मुकदमात दर्ज करवाए। और किस हद तक आज तक जो इमरान खान की साबिक अहलिया थी जमाइमा, उनके नाम के सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के उनको, और आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा उनके घर के बाहर बच्चों के सामने एहतजाज किया था। तो जब ये इस मेंटालिटी के लोग हों तो फिर सोशल मीडिया पर उनके भी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और फिर उन पर भी बात होती है। बहरहाल, तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा के पास दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत के दौरान बुशरा बेगम की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट की रोशनी में निपटा दी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी वकील ने कहा कि 22 जून के बाद ताहाल बुशरा बीबी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और चूँकि तमाम मुकदमात की तफसीलात जो तलब की गई थी उसमें यह बताया गया है कि बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इस वजह से अब उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है और उनको वो दरख्वास्त मज़ीद कंटिन्यू रखने का या उसको चलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। दूसरी जानिब बुशरा बेगम की एहतसाब अदालत में 2 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में गिरफ़्तारी के नुक्ते पर फैसला देते हुए कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। ये हमारा वो निज़ाम है, जब मरीम नवाज़ की ज़मानत का मामला आया था तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि 10 दिन पहले मरीम नवाज़ को आगाह करना है गिरफ़्तार करने से पहले, और मैंने कहा था कि वो शायद जैसे मरीम नवाज़ अपनी सज़ा काटने के लिए और उनके वालिद वापस आ रहे थे तो दुबई बाकायदा तौर पर शॉपिंग की गई थी, चूँकि वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो अब भी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था चौधरी शुगर मिल केस में कि मरीम नवाज़ को अपने 10 दिन पहले बताना है अगर कोई आपने गिरफ़्तार करना है। अब ये बात लतीफ़ खोसा साहब जज हैं बशीर, जज मोहम्मद बशीर साहब, उनको कह रहे हैं कि जनाब आपके सामने आके कहते हैं हमने गिरफ़्तार नहीं करना, अगले दिन फिर नोटिस जारी कर देते हैं। तो आप हमारी ज़मानत को, जब इन्होंने हमें नोटिस किए हैं, हमें ये इन्वॉल्व करते हैं उस सारे मामले में, तो आप हमारी पूरी ज़मानत कन्फर्म कर दें, जान छूट जाएगी। हम आपके पास दरख्वास्तें दायर करते हैं, ये कहते हैं जी कि हमने गिरफ़्तार नहीं करना, इधर से आप दरख्वास्त निपटा देते हैं, उधर से फिर वो नोटिस जारी कर देते हैं। अब हमारे पास ज़मानत नहीं होगी, हम किसी तारीख पर जाते हैं तो ये तो वहाँ पे बिठा लेंगे, गिरफ़्तार कर देंगे, तो ये तो कोई तरीका ना हुआ। लेकिन चूँकि अदालती निज़ाम एक ख़ास तरह से चलाया जा रहा है, एहतसाब अदालत ने जो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त को कबल अज़ वक्त करार देते हुए गिरफ़्तारी से पहले आगाह करने की दरख्वास्त भी निपटा दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक नैब गिरफ़्तारी से कबल मुलज़िम को आगाह करने का पाबंद नहीं है। इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था, जावेद लतीफ़ का केस था और नैब ने अपील दायर की थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जावेद लतीफ़ को गिरफ़्तार करने से पहले आपने
انفارم کرنا ہے تو یہ اپیل خارج کی جائے، جس پر لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کی اپیل خارج کر دی تھی جو اس بابت تھی کہ آیا پہلے انفارم کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو عدالت نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو درست قرار دیا تھا کہ آپ نے ملزم کو پہلے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام عدالتیں عامر فاروق صاحب کے آرڈر سے چلتی ہیں، انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے لطیف کھوسہ نے کہا کہ جیسے اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے کیے ویسے ہی فیصلہ آپ سے بھی چاہتے ہیں، گرفتاری پر نیب کو چھپن چھپائی سے نہیں کھیلنا چاہیے، بشرا بی بی تو ہر قانونی حق استعمال کر سکتی ہے، اگر گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو ضمانت کنفرم کر دیں۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ لطیف کھوسہ نے ڈی ایس کو میرے عدالتی حوالے نے غلط قرار دیا ہے، درخواست قبل از گرفتاری سے پہلے خدشے کا اظہار ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور عدالت نے نیب گرفتاری سے 10 روز قبل نوٹس بھجوائے گی، اس پر عدالت کی جانب سے جو معاملہ ہے وہ سامنے نہ آیا اور عدالت کی جانب سے جو رسپانس ہے یا ریلیف ہے وہ نہ مل سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نیب نے بیان اپنا عدالت میں لکھوا دیا کہ ہمیں بشرا بیگم کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ عمران خان کا بڑا خطرناک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جیل سے، ان کے خاندانی ذرائع نے اور باقاعدہ طور پر عمران خان کے جتنے بھی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اس سے یہ شیئر کیا گیا ہے کہ جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے، سوائے سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن اب میں ان حالات میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھا عمران خان خطرناک ہو گیا ہے، میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہوں اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پہ بھی غور کر رہا ہوں۔ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔ میں عوام کے حق کی حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی، اور آج مجھ پر مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہیں اس غداری کی خبر دی۔ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو اپنے کارکنان، خصوصاً خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے۔ میں عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دی جائے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے، ختم ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب ہر فورم پر اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کا کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقصد صرف اور ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ عمران خان کی جانب سے جیل سے پیغام دیا گیا ہے اپنے کارکنان کو اور اپنے فیملی کے ذریعے، خاندانی ذرائع کے ذریعے۔ دوسری جانب اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت تھی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پرویز الہی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پرویز الہی اڈیالہ جیل میں ہے تو ان کو اڈیالہ جیل سے لا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ پرویز الہی کو 23 اکتوبر کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے اور متعلقہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پرویز الہی کی عدالت پیشی کو یقینی بنائیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مونس الہی کو پیش ہونے کا بھی حکم دے دیا۔ مونس الہی کے وکیل نے مونس الہی کی جانب سے وکالت نامہ پیش کیا۔ مونس الہی کے وکیل کو ملزم کے بارے میں پتہ ہے، فوجداری کارروائی میں ملزم کی ذاتی حیثیت میں پیشی ضروری ہے۔ مونس الہی کے وکیل آئندہ سماعت پر مونس الہی کو عدالت میں پیش کریں۔ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا جس میں ضمانت منظور ہو چکی ہے مونس الہی کی اور پرویز الہی کی، اس میں یہ جو ٹرائل ہے اس میں طلبی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
एक मुकदमा था जो गुजरांवाला में एंटी करप्शन का मुकदमा था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड देने की बजाय डिस्चार्ज किया था। उसको जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने उस डिस्चार्ज के ऑर्डर को परवेज़ इलाही के जो हक़ में था उसको कलअदम करार दे के दोबारा मजिस्ट्रेट को मामला देखने का रिमांड कर दिया। उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और ये इंट्रा कोर्ट अपील परवेज़ इलाही ने दायर की, जिसके ऊपर 16 अक्टूबर के लिए दोबारा समाअत है। जबकि लाहौर में एक सरकारी अराजी केस अलाटमेंट था और उसमें भी जो मजिस्ट्रेट थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा से डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में और जज थे जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, उन्होंने समाअत की और प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया। अदालत कैसे कह सकती है कि मजिस्ट्रेट ये करे और ये न करे? अली बाकर नजफी साहब ने कहा कि अदालत के पास कैसे इख्तियार है कि वो ये फ़ैसला करे कि जी मजिस्ट्रेट ये कर सकता और ये नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट रिमांड देने का पाबंद था, ये कहना था वकील प्रोसिक्यूशन का। मजिस्ट्रेट केस को रिमांड के बाद स्पेशल जज एंटी करप्शन को भिजवाने का पाबंद था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद खान पेश हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में एंटी करप्शन हुकाम समेत दीगर को फरीक बनाया गया। परवेज़ इलाही ने जो कि वज़ीर आला की हैसियत से अपनी खुद साख्ता कंपनी को कसूर की 676 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अलाट की। ये सरकारी वकील का मौक़िफ़ था। इस खुद साख्ता कंपनी के मालकान में मोनस इलाही और आसिफ इलाही भी शामिल हैं। इस अराजी को लाहौर मास्टर प्लान का हिस्सा बना दिया गया। उस वक्त के DGLD आमिर खान भी केस के मुलज़िम हैं। 16 सितंबर को परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने चौधरी परवेज़ इलाही को करप्शन केस के मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसला न दिया। मजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन की मुकदमा से डिस्चार्ज के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फ़ैसला हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मुकदमा से डिस्चार्ज करने का कानूनी इख्तियार ना था, ये अख्तियार सिर्फ जज एंटी करप्शन को था। अदालत मजिस्ट्रेट के कानून के बरक्स डिस्चार्ज किए गए फ़ैसले को कलअदम करार दे। इस पर चूँकि अगर मजिस्ट्रेट का फ़ैसला था तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी रिवीजन बनती थी, जो क्रिमिनल रिवीजन सेशन अदालत में या एंटी करप्शन अदालत में बनती थी। इन्होंने डायरेक्ट उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और यही एतराज़ पहले मुकदमे में जो जस्टिस सुल्तान तनवीर के पास था उस फैसले में भी परवेज़ इलाही के वकला ने किया, लेकिन जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने तो उस एतराज़ को मुस्तरद करते हुए उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था। अली बाकर नजफी साहब ने अभी वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। पहले इस पर फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद फिर आगे फ़र्दर मेरिट के ऊपर देखा जाएगा। तो उम्मीद है कल तक फ़ैसला सुनाया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।